यूनिवर्स बहुत विशाल है। इसे देखने पर पता चलता है कि हमारी सोच से कहीं ज्यादा चीजें हैं। हबल टेलीस्कोप सिर्फ उतना ही देख सकता है जितना हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप वो भी देखता है जिसे हबल नहीं देख सकता। कहीं ना कहीं एक और अर्थ भी है। ये बात तो पक्की है कि हमें कभी न कभी अपना प्लेनेट छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे कहां? जब भी आप अनजान इलाके में जाते हैं तो आपको ऐसी चीजें मिलती हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं होती। कुछ सालों में हम इस सवाल का जवाब तो दे ही पाएंगे कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ है या नहीं। एक ऐसी चीज की खोज करना हमारी पहुंच में है जो दुनिया को बदल कर रख देगी। बचपन में पड़ोसी के टेलीस्कोप से चांद को देखकर मैं हैरान रह जाता था। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा था जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता था। पिछले 400 साल से टेलीस्कोप्स ने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। हर युग ने ब्रह्मांड को पहले से ज्यादा गहराई और दूर तक देखा। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इतनी गैलेक्सीज को बेपर्दा किया जिनके होने के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। इससे हमें इस बात का पता चला कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। हमें उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो एंशिएंट ग्रीक के वक्त से हमें परेशान कर रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या तारों के बीच कहीं एक और पृथ्वी जैसा ग्रह है? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें चाहिए नए टेलीस्कोप्स और बड़े टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप्स की कहानी बताने के लिए उन लोगों से बेहतर कौन होगा जो सबसे जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हम पहली गैलेक्सीज देखेंगे, पहले तारे देखेंगे। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ये टेलीस्कोप पानी के सबूत का पता लगाएगा जो कि जीने के लिए हमारी पहली जरूरत है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक और अर्थ का पता लगा सकते हैं। इतिहास में किसी भी और टेलीस्कोप ने स्पेस को इतनी गहराई से नहीं देखा होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो इंसानियत को एक सफर पर ले जा रही है। शुरुआत में जब हमारे पूर्वजों ने ऊपर आसमान में देखा तो यह जाहिर था कि हर चीज हमारे चारों तरफ घूमती है। हमने सूरज को पूरब से उगते और पश्चिम में ढलते देखा। हमने चांद को आसमान से गुजरते देखा। हम बीच में थे, हमारी पृथ्वी उस ब्रह्मांड के बीच में थी। दिक्कत यह थी कि वो मॉडल थोड़ा पेचीदा हो गया। अगर आप ग्रहों को हफ्तों और महीनों तक लगातार देखते तो वो छोटे छोटे लूप्स बना रहे थे। वो खूबसूरत आर्क्स बनाते हुए सिर्फ गोल गोल नहीं घूम रहे थे, बल्कि छोटे छोटे लूप्स बना रहे थे। ये मॉडल और ज्यादा पेचीदा होता चला गया। लेकिन उस मॉडल में हम ब्रह्मांड के बीच में थे। फिर कोपर्निकस आगे आए और उन्होंने कहा यह वाकई बहुत पेचीदा मॉडल है। असल में यह बहुत सरल हो जाएगा अगर हम सूरज को बीच में रखते हैं। 1473 में जन्मे मैथमेटिशियन निकोलस कोपर्निकस के पास अपना अनुमान साबित करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उनके पास ऑब्जर्वेशन का कोई साधन नहीं था। दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स से टकराव के डर से उन्होंने अपने अनुमान को उस साल जाहिर किया जिस साल उनकी मौत हुई। 50 साल बाद 1609 में एक इटालियन साइंटिस्ट ने एक ऐसे डच आविष्कार के बारे में सुना जिससे दूर की चीजें करीब दिखती थीं। एक ही दिन के अंदर गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप बना लिया। फिर गैलीलियो ने चांद को देखा। चांद को तब तक एकदम गोल माना जाता था, लेकिन उन्होंने पहली बार देखा कि चांद एकदम गोल नहीं है, उस पर पहाड़ हैं, गड्ढे हैं। उन्होंने मिल्की वे को देखा। मिल्की वे सिर्फ एक बादल नहीं है जो अलग अलग तारों से बना है।
जो सबसे अहम चीज उन्होंने देखी वो वाकई क्रांतिकारी थी, वो था जुपिटर को देखना। और उन्होंने रोशनी के 4 छोटे बिंदुओं को देखा और उन्हें तारे मान लिया। अगली रात वो फिर गए और देखा कि अब सिर्फ 3 बिंदु थे और उनकी जगह बदल गई थी। अगली रात फिर उनकी जगह बदली हुई थी। हर रात उन बिंदुओं की जगह बदल जाती थी। और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो तारे नहीं थे, बल्कि वो जुपिटर का चक्कर लगाते चांद थे। हर चीज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगानी चाहिए थी, जबकि ये इस बात का सबूत था कि ऐसा नहीं था। और उन्हें एहसास हुआ कि प्राचीन लोग गलत थे, बस कोपरनिकस सही थे। पूरी दुनिया इस खूबसूरत सरल हकीकत को मान गई कि हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। टेलीस्कोप बनाना बड़ा आसान होता है। अगर आप एक लेंस को यहां रखें तो लाइट इस तरफ से आएगी और फिर दूसरा लेंस यहां रखें, बस बन गया टेलीस्कोप। इस आसान डिवाइस और 2 लेंसेज ने ऐसी चीज बना दी जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी। वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। उसके मिरर्स इतने सटीक हैं कि मान लीजिए अगर उस मिरर को न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक फैलाया जाए तो उसके बीच किसी भी पहाड़ी या घाटी की जगह में 3 इंच से ज्यादा फर्क नहीं आएगा। गैलीलियो का टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी करता था और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी करेगा। लाइट इकट्ठी करने के लिए वेब टेलीस्कोप में गैलीलियो के लेंसेज का नहीं बल्कि एक अलग जीनियस की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सन 1668 में 26 साल का होने तक आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस और ग्रेविटेशन के नियम का आविष्कार कर लिया। उन्होंने एक नए तरह का टेलीस्कोप भी बनाया जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टर। न्यूटन ने कहा कि अगर टेलीस्कोप में लेंस के बजाय आईने का इस्तेमाल किया जाए तो सभी वेवलेंथ्स आईने से ठीक उसी तरह रिफ्लेक्ट होंगी, इसलिए उसके सारे रंग भी उसी तरह आएंगे और वो सब ठीक एक ही सटीक फोकस पर आएंगी। और उसकी बदौलत हम आखिर में बहुत बड़ी टेलीस्कोप बना सकें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लाइट इकट्ठी कर सकें और ब्रह्मांड में आगे बहुत आगे तक देख पाएं। तभी से सबसे ताकतवर टेलीस्कोप्स ने इस आसान डिजाइन का इस्तेमाल किया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, द जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये सभी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैं। अगर हम जेम्स वेब टेलीस्कोप न्यूटन को दिखाते तो वो उसे बस एक टेलीस्कोप ही मानते। थोड़ा हैरान जरूर होते कि हम उसे स्पेस में उड़ा रहे हैं, लेकिन वो उसे एक आम टेलीस्कोप ही मानते। कोई बताएगा कि कहां रुकना है? धीरे चलो, धीरे धीरे धीमे, स्लो डाउन। टेलीस्कोप के बारे में सोचते ही मिरर का ख्याल आता है, क्योंकि वही टेलीस्कोप का बेजोड़ हिस्सा होता है। एस्ट्रोनॉमर्स को बस उसी से मतलब होता है। यहीं से सारा डेटा आता है, डिटेक्टर्स और कैमरा से। सारी तस्वीरें, सारी जानकारी और सारी अच्छी चीजें सब वहीं से आती है। उसमें बहुत महंगा हार्डवेयर लगा हुआ है। हमारा टेलीस्कोप और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इतने सेंसिटिव हैं कि हम रात में जलते धीमे लैंप की लाइट का चांद से पता लगा सकते हैं। हम बहुत छोटी चीजों का भी पता लगा सकते हैं, जैसे मोमबत्ती, माचिस, जलती हुई चिंगारी। मुझे पता है कि अगर आप अपनी रेडिएंट हीट निकाल पाते, जो कि इंसान की करीब 80 से 100 वॉट्स होती है, तो हम आसानी से उसका पता लगा लेते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड में सबसे शुरुआती गैलेक्सीज को देख पाएगा। लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब हमें अपनी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे के अलावा किसी और गैलेक्सी के बारे में पता भी नहीं था। पूरी 18वीं और 19वीं सदी के दौरान ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन अंतरिक्ष में कुछ अजीब धुंधली चीजें ऐसी थी जो समझ में नहीं आती थी। उन चीजों की बेहिसाब ड्राइंग्स बनाई गई
और बड़े से बड़े टेलीस्कोप्स बनाए गए ताकि यह समझा जा सके कि वो चीजें क्या थीं। अगर वो मिल्की वे के बाहर थीं, तो उसका मतलब था कि ब्रह्मांड उससे कहीं ज्यादा बड़ा था जितना हमने सोचा था। उस समय एस्ट्रोनॉमी में एक ग्रेट डिबेट हुई। अगर आप इंटरनेट पर ग्रेट डिबेट शब्द के नाम से सर्च करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट का केस है या कोई ऐसी कोई बड़ी चीज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेट डिबेट एक ऐसी बहस थी जो दो एस्ट्रोनॉमर्स के बीच हुई थी, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है, लेकिन कोई साधन ना होने की वजह से वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। ग्रेट डिबेट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरत थी अभी तक बने सबसे बड़े टेलीस्कोप। वेब टेलीस्कोप का मिरर इतना बड़ा है कि हमें उसे फोल्ड करना पड़ता है। हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हैं ताकि हम उसे फोल्ड कर सकें और ऑर्बिट में उसे खोल सकें। इतना बड़ा टेलीस्कोप बनाने की जरूरत आपको तभी पड़ेगी अगर आप यूनिवर्स में बहुत धुंधली और सबसे शुरुआती गैलेक्सीज को देखना चाहते हैं। जब शीशे के 18 हिस्सों को आखिर में कार्बन फाइबर बैकप्लेन पर लगाया जाता है, तो वो सब एक साथ काम करेंगे ताकि एक से दूसरे छोर तक 21 फुट से ज्यादा का करीब करीब सटीक ऑप्टिकल सरफेस बना सकें। 100 साल पहले ग्रेट डिबेट के वक्त एक से दूसरे छोर तक 8 फुट का शीशा बनाना ही बड़ा मुश्किल होता था। सन 1908 में सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री ने 4.5 टन कांच की बोतलों से 100 इंच का शीशा बनाया, जो उस वक्त का सबसे बड़ा शीशा था। उस शीशे में बुलबुलों की भरमार थी, लेकिन फिर भी उसे कैलिफोर्निया भेज दिया गया, जहां एक अमेरिकन जॉर्ज एलरी हेल माउंट विल्सन पर एक नई ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए करोड़ों डॉलर जुटा रहे थे, जिससे पूरा लॉस एंजलिस दिखता। मास्टर पॉलिशर ने शीशे को लेकर काफी शिकायत की, लेकिन वो शीशा इतना अच्छा साबित हुआ कि उसने ब्रह्मांड के हमारे अनुमान में क्रांति ला दी और एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी इक्वेशंस में सुधार करने पर मजबूर कर दिया। अपने डैड के मरने से पहले लॉयर बनने का वादा करने के बावजूद जब एडविन हबल पहले वर्ल्ड वॉर के बाद फौज से रिटायर हुए, तो वो माउंट विल्सन चले गए और अपना वक्त रात में आसमान को देखते हुए बिताने लगे। 4 साल बाद 1923 में किसी चीज पर उनकी नजर अटक गई। एडविन हबल ने 100 इंच के टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, जो उस समय का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप था। वो हर रात ऑब्जर्वेटरी जाते और फोटोग्राफिक प्लेट्स साथ ले जाते। एक तारा खास तौर पर लगभग हर महीने अपनी चमक बदल रहा था और वो एक फोटोग्राफिक प्लेट की तुलना दूसरे से करते थे। बाकी सारी चीजें उनमें लगभग एक जैसी थीं, सिवाय उस एक तारे के जो झिलमिला रहा था, जैसे वो उन्हें कुछ बताना चाह रहा हो। इसलिए उन्होंने वहां पर VAR लिख दिया, ये सोचकर कि वो उस जगह को खो न दे। वहां कई अरब तारे थे, लेकिन ये वाला खास था। अगर हमें किसी चीज के पास होने पर उसकी चमक का पता हो, तो हम उस जैसी चीज की चमक में आई कमी को मापकर उसकी दूरी माप सकते हैं। हबल ने एंड्रोमेडा में उस बदलती चमक वाले तारे के साथ यही किया। उन्होंने पता लगाया कि एंड्रोमेडा मिल्की वे का हिस्सा नहीं हो सकता। वो असल में 25 लाख लाइट ईयर्स दूर था। वो एकदम अलग गैलेक्सी होनी चाहिए थी, एक आइलैंड यूनिवर्स। पता चला कि एस्ट्रोनॉमी में सबसे बड़ा चैलेंज ये पता लगाना है कि सारी चीजें कितनी दूर हैं। हम टेलीस्कोप से चीजें देखते हैं, लेकिन वो कितनी दूर है। वो तीसरा डिमेंशन यानी उस विजुअल की डेप्थ कितनी है, ये जान पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हबल ने ये काम आसान कर दिया और हमें पता चला कि स्पाइरल नेबुले वो तो मिल्की वे के बाहर है। हबल ने एक अकेले तारे को देखा, वेरिएबल 1, और फौरन इस अहम सवाल का जवाब दे दिया, क्या हमारी गैलेक्सी इकलौती है या यूनिवर्स उनसे भरा पड़ा है? मैं तो कहूंगा कि सूरज के बाद यूनिवर्स में वो मेरा फेवरेट तारा है। मतलब ये समझने का कोई तरीका नहीं था कि स्पेस कितना बड़ा है। इस बात ने लोगों के होश उड़ा दिए जब हम उन दूरियों का हिसाब लगाने लगे जिनकी हम बात कर रहे हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल दूरियों की। और उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में ग्रेट डिबेट को अंजाम तक पहुंचाया
और यूनिवर्स का फैलाव जबरदस्त रूप से बढ़ता गया। टेलीस्कोप्स का इतिहास हमें ये सिखाता है कि हम उतने खास नहीं हैं। जब भी हमने यूनिवर्स की तरफ देखा, हमारी अहमियत और भी कम होती चली गई और हमें पता चला कि यूनिवर्स में उससे भी कहीं ज्यादा चीजें हैं। एडविन हबल ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड भी फैल रहा था, और ये बड़े हैरत की बात थी क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था कि ब्रह्मांड नहीं फैल रहा। आइंस्टाइन को लगा कि ब्रह्मांड नहीं फैल रहा होगा और उसे रुका हुआ बनाने के लिए उन्होंने अपनी इक्वेशंस में बदलाव किए। एडविन हबल ने दिखाया कि गैलेक्सीज असल में एक दूसरे से दूर जा रही थी। आइंस्टाइन ने खुद माना कि ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। यूनिवर्स का फैलना एक जबरदस्त खुलासा था, क्योंकि उसका मतलब उस शुरुआती वक्त से था जब सारी गैलेक्सीज एक साथ आसपास थीं। उसका मतलब था बिग बैंग। एडविन हबल ने ये खोज तब की जब पहली बार उनकी पहुंच दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप तक हुई, और इसीलिए 200 इंच के टेलीस्कोप को बनाना जरूरी था। पैलामार वाले आईने का वजन करीब 14 टन था, जो बहुत भारी और अब तक का बना सबसे बड़ा आईना था। पैलामार एक बेजोड़ ऑब्जर्विंग मशीन बन गई जिसे नाम दिया बिग आई। लेकिन इस शानदार मशीन में, जिसे और बेहतर बनाने के तरीके के बारे में कोई नहीं सोच सका, इसमें एक बुनियादी समस्या थी जो पृथ्वी पर ही थी। ये बात किसी एस्ट्रोनॉमर के मुंह से ही सुनेंगे, लेकिन इस हवा जिसे हम अंदर खींचते हैं उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि जिन तारों को हम देख रहे हैं उन तस्वीरों को हवा धुंधला बना देती है। और इसीलिए लाइमन स्पिट्जर ने सुझाव दिया कि एक बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में लगा दिया जाए, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर। उन्होंने स्पेस टेलीस्कोप का सुझाव दिया। सन 1948 में जब हम कामयाब ढंग से रॉकेट भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो उस समय ये कल्पना की बहुत बड़ी छलांग थी। इसमें 40 साल से ज्यादा लग गए, लेकिन अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लगाने का लाइमन स्पिट्जर का सपना आखिर 24 अप्रैल सन 1990 को पूरा हो गया। 2, 1, boost ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. आखिर हमने अपना स्पेस टेलीस्कोप बना लिया। उसे शटल पर रखा गया और अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया। सब बड़ी बेसब्री से पहले नतीजों के आने का इंतजार करने लगे। आज रात $2 अरब की कीमत के हबल स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी दिक्कत आ गई। हैरान परेशान अधिकारियों को बताना पड़ा कि हबल टेलीस्कोप पर लगा फोटो सिस्टम खराब है। हबल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। हबल स्पेस टेक्नोलॉजी का एक शीशा सही तरह से नहीं बनाया गया था। उससे मिली तस्वीरें धुंधली थीं। शीशे में बहुत भारी कमी थी। हमने आसानी से स्पेस टेलीस्कोप पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए। उस 94 इंच के शीशे का किनारा इंसान के बाल की चौड़ाई के अंश जितना खिसका हुआ था। बस यही कमी थी। लकीली हबल स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ 8 मिनट की दूरी पर था। उस ऑर्बिट तक पहुंचने में शटल को सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, यानी उसे ठीक किया जा सकता था, और उसे ठीक करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स कई बार वापस भी गए। स्टोरी मसग्रेव और जेफ हॉफमैन को दरवाजे बंद करने थे, लेकिन दरवाजे बंद नहीं हुए। आखिर में उन्हें एक हाथों से चलाई जाने वाली विंच का सहारा लेना पड़ा, उस ट्रैप का जिसे आप खींचते हैं, और उन्होंने उसे एक साथ बांध दिया। अगर दरवाजे टूट जाते तो हबल की कहानी खत्म हो जाती, लेकिन शुक्र है दरवाजे बंद हो गए। जब वो पहली तस्वीरें आई तो वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतरीन थी, और वहीं से हबल का दुनिया बदलने का सफर शुरू हुआ। तारों के जन्म लेने और खत्म होने को देखना, गैलेक्सीज के बीच में ब्लैक होल्स को ढूंढना, ब्रह्मांड की उम्र मापना, डार्क एनर्जी के होने की पुष्टि करना। हबल की सबसे महान उपलब्धि क्या है? अगर यह सवाल एस्ट्रोनॉमर से भरे कमरे में पूछ लें तो एक और ग्रेट डिबेट शुरू हो जाएगी।
लेकिन ये बात सब मानते हैं कि हबल इतिहास का एक बेमिसाल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। हबल स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत मायने रखता है और खासकर एस्ट्रोनॉमर्स के लिए भी। मैं अपने 5 स्पेस शटल मिशंस में से 3 में हबल स्पेस टेलीस्कोप गया हूं, वो भी आखिरी 3। और वहां काम खत्म हो जाने पर मैंने उसे सलाम देकर कहा, गुड लक मिस्टर हबल, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। क्या हबल से ली गई कुछ ऐसी इमेजेस हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखती हों, जो आपको बहुत अच्छी लगती हों? ऐसी बहुत सी फेवरेट इमेजेस हैं, जिनमें से पहली वो है जब मैं हबल की सर्विसिंग के लिए गया था और उनसे यह साबित हुआ कि मैंने हबल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हबल की सबसे शानदार तस्वीर लॉन्ग टाइम एक्सपोजर है, जिसे डीप फील्ड कहते हैं। हबल डीप फील्ड एक बेजोड़ खोज थी। हमें नहीं पता था कि स्पेस में और क्या है, तो सोचा देखें अगर कुछ नजर आ जाए। हबल स्पेस टेलीस्कोप के दूसरे डायरेक्टर ने कहा, पता है हबल ब्रह्मांड को और गहराई से देख रहा है। मैं सोचता हूं क्या होगा अगर हम आसमान के सिर्फ एकदम खाली हिस्से में झांकें और फिर देखें कि हमें क्या मिलता है। और उन्होंने फैसला किया कि टेलीस्कोप का रुख आसमान के एक अकेले खाली हिस्से पर कर दें जो पीने वाली स्ट्रॉ से ज्यादा बड़ा ना हो। यह आसमान का वो हिस्सा था जिसे उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखने का फैसला किया कि उस अकेली खाली जगह को 10 दिन तक लगातार देखने के बाद पता लगाएं कि क्या होता है। काफी लोगों ने कहा कि वो सन की हैं, टेलीस्कोप का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन टेलीस्कोप को घुमाकर 10 दिनों तक सिर्फ एक ही जगह दिखा गया, जिसमें उस वक्त हमारे सबसे लेटेस्ट कैमरे लगे हुए थे। और सब लोग हैरान रह गए जब उन्होंने आसमान के उस खाली हिस्से की तस्वीर देखी जिसमें आसमान की उस एक जगह में 10,000 गैलेक्सीज थीं। किसी को नहीं पता था कि ब्रह्मांड के उस हिस्से में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। अगर आप हबल डीप फील्ड को देखें तो उनमें से लाइट के सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जो तारे हैं। उस तस्वीर में लाइट के बाकी पॉइंट्स गैलेक्सीज हैं। यानी आसमान के उस स्ट्रॉ जितने छोटे हर हिस्से में 10,000 गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। अगर आप पूरे आसमान का हिसाब लगाएं तो देखने लायक गैलेक्सीज में अनगिनत तारे मौजूद हैं। अब मैं हिसाब नहीं लगाऊंगा कि कुल मिलाकर कितने तारे हैं, लेकिन 10 के आगे 22 जीरो जितने हैं। डीप फील्ड ने हबल की हद तय कर दी जहां तक वो देख सकता है। ब्रह्मांड में गैलेक्सीज की तस्वीर को पूरा करने के लिए हमें एक नए तरह का टेलीस्कोप चाहिए जो नजर आती चीजों के पार देख सके। ये कहा जा सकता है कि टेलीस्कोप एक टाइम मशीन है। टेलीस्कोप हमेशा से ही एक टाइम मशीन है क्योंकि हमारी आंख एक टाइम मशीन है। हम चीजों को तभी देख पाते हैं जब वो हमारी तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। लाइट को यहां से चांद पर जाने और वापस आने में 2.5 सेकंड्स लगते हैं और सूरज तक आने जाने में लाइट को करीब 500 सेकंड्स यानी 8 मिनट लगते हैं। हम 6 फुट के फासले पर हैं तो आप मुझे 6 नैनो सेकंड्स यानी मेरे 6 नैनो सेकंड्स पहले वाले रूप को देख रहे हैं। तो लाइट राउंड नंबर्स में 1 फुट पर नैनो सेकंड की स्पीड से चलती है। एंड्रोमेडा नेबुला को आप वैसे ही देखते हैं जैसा वो 30 लाख साल पहले था, जितनी दूर आप बिना टेलीस्कोप के देख सकते हैं। लेकिन टेलीस्कोप से आप स्पेस में लाखों और करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक देख सकते हैं, यानी करोड़ों साल पहले तक। बेशक अब वो वहां से बहुत दूर जा चुकी हैं जहां हमने उन्हें पहले देखा था, तो अब वो चीजें वहां नहीं हैं। वो अब कुछ और करने चली गई हैं। यूनिवर्स के कुछ हिस्से हम कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो इस समय हमसे दूर जा रहे हैं और वो इतनी तेजी से हमसे दूर चले जाएंगे कि वहां से लाइट कभी यहां नहीं पहुंच पाएगी।
जैसे जैसे हम स्पेस में और ज्यादा गहराई में देखते जाते हैं, हमें और कम गैलेक्सीज नजर आती हैं। ऐसा नहीं है कि गैलेक्सीज खत्म हो रही है। हकीकत यह है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड बढ़ रहा है, स्पेस एंड टाइम में फैल रहा है, उसकी लाइट रेड शिफ्ट हो गई है और बहुत शुरुआत के ब्रह्मांड की गैलेक्सीज हबल स्पेस टेलीस्कोप की नजर से बाहर खिसक गई हैं। हबल टेलीस्कोप सिर्फ वही देख सकता है जो हमारी आंखें देख सकती हैं, जिन वेवलेंथ्स को लेकर आपकी आंख सेंसिटिव या तेज है, थोड़ी सी अल्ट्रावायलेट और थोड़ी सी इंफ्रारेड। वो गैलेक्सीज हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं कि जब लाइट स्पेस से होकर गुजरती है और स्पेस फैल रहा है क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, वो लाइट रेड शिफ्ट हो जाती है और स्पेस से होकर गुजरते हुए ब्लू लाइट से रेड लाइट में बदल जाती है। ये गैलेक्सीज हमसे इतनी ज्यादा दूर और वक्त में इतना पीछे जाकर हैं कि उनकी लाइट हम तक इंफ्रारेड वेवलेंथ्स के जरिए पहुंचती है। वेब टेलीस्कोप हमें इंफ्रारेड आंखें देगा और हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा देख पाएंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखा। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स की हमारी जानकारी को बदल के रख दिया है, लेकिन हम उन पहली गैलेक्सीज की स्टडी नहीं कर पाए जो यूनिवर्स में बनी थी। हम उनकी लाइट नहीं ढूंढ पाए और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें उसी में मदद करेगा। मैं कंटामिनेशन कंट्रोल टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन यहाँ मैकेनिकल टीम भी है, प्रोपल्शन है, सनशील्ड है, स्पेसक्राफ्ट भी है। क्या इस मेम्ब्रेन का आकार सही है? क्या यूपीएस क्लैम्पशेल जो सनशील्ड के ऊपर जाने पर उसे चारों तरफ से ढकेगा वो सही मटेरियल का है? क्या वो उसे जगह पर टिकाए रखेगा? क्या वो मेम्ब्रेन्स को लॉन्च करने पर उन्हें सिकुड़ने से रोकेगा? मुझे इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये पहली बार है जब हमने इतना हल्का शीशा मंगाया है और ये पहली बार है जब हम फैलने वाला टेलीस्कोप बना रहे हैं। टेम्परेचर के लिए हमारे प्रोफाइल्स क्या क्या हैं? कूल डाउन के लिए साइरो स्ट्रेंथ कितनी है? हम जो एक्चुएटर्स अब यूज कर रहे हैं वो ज्यादा सटीक हैं क्योंकि हमने अलग अलग शीशों को एक सीध में लगाया है। क्या वो टिक पाएगा? अपनी मजबूती बनाए रख पाएगा? क्या वो सीधा रहेगा? सिर्फ सनशील्ड में ही 137 रिलीज डिवाइसेस हैं। मेरे ख्याल से कुल मिलाकर पूरे स्पेसक्राफ्ट में 187 या 189 रिलीज डिवाइसेस होंगे, यानी गड़बड़ होने के काफी चांसेस हैं। हर कदम पर जांच होती है, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट इतना बड़ा है कि पता ही नहीं चलता कि कौन से कदम छूट गए हैं और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, पता नहीं चलता कि क्या छूटा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तकनीकी रूप से इस टेलीस्कोप को बनाना बहुत मुश्किल था। जो एक बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है वो है सोचने में नाकामी। ऐसी कोई चीज सोचने में नाकाम होना जिसे हम जमीन पर ही ठीक कर देते। मुझे बस इसी बात का डर रहता है। हम नहीं चाहते कि वेब टेलीस्कोप के टेलीस्कोप वाले हिस्से पर सूरज की जरा भी रोशनी पड़े। जो लाइट हमें चाहिए वो इंफ्रारेड में है, इसलिए इंफ्रारेड सिग्नेचर का पता लगाने के लिए इसका ठंडा होना बहुत जरूरी है, वरना ये बस अपने आप को ही मेजर कर लेगा। इसलिए हमें इसे ठंडा रखना होगा क्योंकि स्पेस में जो चीज गर्म होगी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसमें लगे हैं और बहुत तेज रोशनी जो सूरज की होगी। हम खुद को अंधा नहीं करना चाहते और इसलिए हम सैटेलाइट को पृथ्वी से काफी दूर रखेंगे ताकि उस पर पृथ्वी से आने वाली गर्मी का असर ना पड़े। हम उसे सूरज के रास्ते में नहीं ले जाएंगे और इसीलिए हम उसे उस ऑर्बिट में ले जाएंगे जिसे कहते हैं अर्थ सन L2 पॉइंट, जो पृथ्वी और सूरज से लाखों मील दूर है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि L2 पर किसी गड़बड़ी को कोई ठीक करने नहीं जा पाएगा। हमें वो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एक भी गलती हुई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमें बस एक मौका मिलेगा। पृथ्वी से लाखों मील दूर सब कुछ ठीक होना चाहिए। ये इंजीनियरिंग की मिसाल है। जरूरी नहीं कि यह सिर्फ एक साइंटिफिक मिसाल हो, क्योंकि हमने पहले भी टेलीस्कोप्स बनाए हैं। मैंने 8 मीटर का टेलीस्कोप बनाया था। इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए हमने 300 टन स्टील इस्तेमाल किया था, लेकिन इतने बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में छोड़ने का कोई तरीका नहीं है और जेम्स वेब का वजन 6 मेट्रिक टन था। हमें 300 टन से घटकर 6 टन पर आना पड़ा। इतना बड़ा कोई रॉकेट नहीं जो इतनी बड़ी चीज को लॉन्च कर सके, इसलिए हमें यह सोचना पड़ा कि हम इस टेलीस्कोप को फोल्ड कैसे करें और फिर हमें ये ओरिगामी टेलीस्कोप बनाना पड़ा।
इस टेलीस्कोप को असल में चलाने के लिए 300 या 400 अलग अलग ऑपरेशंस हैं जिनका होना जरूरी है। एक विशाल सनशेड का खुलना जरूरी है जो टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है। इस मोड़ पर मामला बड़ा नाजुक हो जाता है क्योंकि अब हर चीज बहुत जल्दी ठंडी होने लगती है, इसलिए हमें टेलीस्कोप को जल्दी खोलना होगा इससे पहले कि वो बहुत ठंडा हो जाए और उसके जोड़ जम जाए। फिर हमें शीशों को खोलना होगा, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स को चालू करना होगा और इनमें से हर एक चीज को पहली बार में ही एकदम सही ढंग से काम करना होगा। इस टेलीस्कोप को चलाने का हमें सिर्फ एक मौका मिलेगा। अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो यह मिशन फेल हो सकता है। L2 पर अपने देखने की निश्चित जगह से वह पहली गैलेक्सीज को देखने के अलावा और भी कुछ करेगा। वो डस्ट क्लाउड्स के पार ऐसी जगह भी देख सकेगा जहां तारों का जन्म होता है, और वो हमारे लिए खास अहमियत रखने वाली छोटी छोटी चीजों की छानबीन भी करेगा, यानी एक्सोप्लैनेट्स की। आंखों से दिखाई देने वाले 5 ग्रह हैं: मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। टेलीस्कोप से 3 और ग्रहों का पता चला: यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। फिर प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया, इसलिए पृथ्वी को मिलाकर पूरे ब्रह्मांड में हम 8 ग्रहों को जानते थे। एक्सोप्लैनेट यानी सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद ग्रह का ख्याल साइंस फिक्शन का एरिया माना जाता था, लेकिन फिर वो सब बदल गया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान एक्सोप्लैनेट्स पर काम करना शुरू किया। उस समय सिर्फ एक अकेला ट्रांजिटिंग प्लैनेट था, HD 209458। लेकिन मुझे पता था कि ऐसे कई और प्लैनेट्स जरूर होंगे। मतलब हमें तो सिर्फ एक प्लैनेट के बारे में पता है, वहां पर पता नहीं और कितने होंगे। एक्सोप्लैनेट्स को यहीं अर्थ से डिस्कवर किया गया। हमने बस तारों को हिलते डुलते देखा और ये मान लिया कि तारों के कांपने की वजह उनके इर्द गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स थे। शुरुआती ग्रह जो मिले वो बड़े जुपिटर्स थे, जिनकी वजह से तारे हिलते डुलते थे और उसी से हम उनका पता लगा लेते थे। आजकल प्लैनेट ढूंढने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है ट्रांजिट टेक्निक। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको प्लैनेट तारों के सामने से गुजरता नजर आएगा। ऐसा होने पर तारा कम चमकता है। जुपिटर हमारे सूरज के 10वें हिस्से जितना बड़ा है। अगर वो जुपिटर के बराबर है तो प्लैनेट तारे की 100वें हिस्से जितनी चमक को रोक देगा। अगर वो प्लैनेट अर्थ जितना बड़ा है तो वो 10,000वें हिस्से जितनी चमक को रोक देगा। केप्लर स्पेस टेलीस्कोप ने आसमान के एक छोटे से हिस्से पर नजर रखी और उसे वहां हजारों प्लैनेट्स मिले। जहां स्पेस टेलीस्कोप्स में वो पैनापन होता है जो एक्सोप्लैनेट ढूंढने के लिए चाहिए, वहीं ग्राउंड टेलीस्कोप्स को भी बड़ा बनाया जा सकता है और पृथ्वी के वायुमंडल के हिसाब से ढलने वाले नए ऑप्टिक्स की मदद से वो इतनी लाइट इकट्ठा कर सकते हैं कि एक्सोप्लैनेट की बारीकी से जांच की जा सके। मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे शानदार पल वो थे जब हाल ही में हम एक एक्सोप्लैनेट की तस्वीर लेने में कामयाब रहे। हमने तारों की लाइट ब्लॉक की और तब हमें वो नजर आया और हमने उसे आगे बढ़ते हुए देखा। लाजवाब नजारा था। हमने पहली बार एक और ग्रह को वाकई अपने तारों के चारों तरफ घूमते हुए देखा। ये कितना बेहतरीन लगता है। इन कुछ पिक्सेल्स को देखकर आपको एहसास होता है कि सूरज के चारों तरफ घूमते हुए एक ग्रह को देखना एस्ट्रोनॉट के लिए कितनी बड़ी बात है। केक टेलीस्कोप का हिस्सों में बटा शीशा वेब के लिए एक मिसाल था, जिसने बड़े टेलीस्कोप बनाने का रास्ता दिखाया जमीन पर और अंतरिक्ष में, जिनकी जरूरत जीवन के निशान ढूंढने के लिए एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण की छानबीन करने के लिए पड़ेगी। हम पानी की भाप ढूंढना चाहते हैं क्योंकि छोटे प्लैनेट पर भाप होने का मतलब है वहाँ समुद्र का होना। अर्थ पर हर तरह के जीवन को पानी चाहिए और रहने लायक दुनिया ढूंढना शुरू करने के लिए ये जगह बेहतरीन थी। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिलनी चाहिए जिससे पता चलेगा कि वो वाकई पथरीली दुनिया है। लेकिन इन दो चीजों के अलावा हम वाकई जो ढूंढना चाहते हैं वो हैं कुछ और अलग गैसेस।
अर्थ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, लेकिन पौधों और दूसरी फोटोसिंथेटिक लाइफ के बिना हमारे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा। अगर हमें कोई ऐसा प्लैनेट मिले जिसमें लाइफ पॉसिबल हो तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। और जो इससे भी बड़ी बात होगी वो है इंटेलिजेंट लाइफ का मिलना। मेरा अपना मानना है कि यूनिवर्स में कहीं कई जगहों पर लाइफ है और मेरे पास एक ऑब्जर्वेशनल एविडेंस भी है, जो ये है कि जैसे यहाँ पृथ्वी पर कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स का बरसना बंद हुआ, हमें पृथ्वी पर फॉसिल लाइफ के सबूत मिले। ये सबूत है कि वो सब बहुत जल्दी हुआ तो शायद वो बहुत आसानी से भी हुआ होगा। क्या हम उन्हें ढूंढ सकते हैं? शायद ढूंढ ले। क्या मेरे जीते जी? ये तो नहीं पता। मुझे काफी हद तक यकीन है कि सोलर सिस्टम के पार लाइफ है। ऐसी तमाम जगह हैं जहां लाइफ हो सकती है। अगर आप हमारे शरीर में 10 सबसे आम केमिकल एलिमेंट्स को देखें तो वो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले 10 सबसे आम केमिकल एलिमेंट्स ही हैं। जिन चीजों से हम जिंदा हैं वही चीजें ब्रह्मांड में भी मौजूद हैं। हमारे पास लगभग वो सारी चीजें हैं, लेकिन हम बस उस चीज को ढूंढ रहे हैं जिससे लाइफ शुरू हो सकती है। यूनिवर्स में इतने अलग तरह के प्लैनेट्स हैं जिन्हें अभी भी ढूंढना बाकी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हम यूनिवर्स के छोटे प्लैनेट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हर छोटे तारे के इर्द गिर्द रहने लायक प्लैनेट्स हैं और वहाँ वो गैसेस भी हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, और अगर उन सब पर लाइफ है और रहने लायक एटमॉस्फेयर है, तो यकीन मानिए ये हम सब के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से अर्थ जैसा एक और प्लैनेट ढूंढ रहे हैं। हमारा सूरज उम्र के उसी पड़ाव पर है जिस पर मैं अपनी लाइफ में हूँ। ओके, वो अपनी लाइफ के सफर के उम्र के करीब तीसरे से थोड़ा आगे के पड़ाव पर है। लेकिन जब मेरी उम्र 10% बढ़ेगी तो मैं 40 का हो जाऊंगा। शायद मैं वैसा ही रहूं जैसा मैं अब हूं। लेकिन हमारा सूरज, जब हमारे सूरज की उम्र 10% बढ़ेगी तो उसकी चमक 10% बढ़ जाएगी। हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। जब सूरज की उम्र 30% बढ़ेगी तो उसकी चमक 40% बढ़ जाएगी, जो हमारे प्लेनेट के ओशंस को सुखाने के लिए काफी है। आखिर में सूरज फैलकर बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और उसकी परतें इतनी फैल जाएंगी कि वो सूरज के इर्द गिर्द अर्थ के ऑर्बिट को भी आराम से समेट लेंगी। यानी वो अंदरूनी सोलर सिस्टम को बर्बाद कर देगा। इसलिए ये बात तो पक्की है कि हमें अपना प्लेनेट छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम जाएंगे कहां? स्पेस में अर्थ जैसा एक और प्लैनेट जरूर होगा। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे हैं। हमारे अपने यूनिवर्स में करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। मुझे यकीन है कि अर्थ जैसा एक और प्लैनेट जरूर है। हमें लगता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हर तारे में कम से कम एक प्लैनेट होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे और छोटे तारों की रहने लायक जोन्स में घूमते हुए प्लैनेट्स के झुंड का पता लगा लेंगे। उसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। एक ऐसी जगह जो न ज्यादा गर्म होगी न ज्यादा ठंडी, पर जीने के लिए एकदम सही। हमें यकीन है कि नेचर में ऐसे कई रॉकी प्लैनेट्स हैं और हम उन्हें ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हवा की रफ्तार है 40 नॉट्स। ये कमाल की बात है कि सिर्फ 100 साल से कुछ कम वक्त में हम चांद तक पहुंच गए। हमने 135 शटल्स लॉन्च किए और अब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा दूसरा प्लेनेट है जहां हम रह सकते हैं जो अर्थ जैसा है। जब भी मैं प्लेन से बाहर बादलों के बीच देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई और दुनिया भी है जहाँ जमीन और पानी होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वहां जाएगा जहां हबल पहले नहीं पहुंच पाया। लेकिन हमारा अगला कदम वहां पर पहुंच पाना है जहां इंसान नहीं पहुंच पाया, यानी कि मार्स पर पहुंचना चाहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अब से 100 साल बाद हम ऐसे किसी तारे को देख रहे होंगे जिसके इर्द गिर्द दूसरी अर्थ जरूर होगी, जिस पर लाइफ पॉसिबल होगी।
ये असली दुनिया है जो इस समय स्पेस में है। ये स्टार्स के चक्कर लगाते प्लैनेट्स हैं जिनमें मून्स हैं, पानी है, मौसम है, बादल हैं और साथ ही सनसेट्स और मून राइजेस भी हैं। वो सारी चीजें जो हम अर्थ पर देखते हैं और पसंद करते हैं वो यकीनन यूनिवर्स में कहीं और भी मौजूद हैं। आज अगर हमारे पास स्टारशिप होता तो उसे दूसरी अर्थ तक पहुंचने में कई दशक या सदियां लग सकती थी, लेकिन मैं फिर भी जाता, ये जानते हुए कि मेरे ग्रेट ग्रैंड किड्स वहां तक पहुंच पाएंगे। टेलीस्कोप की वजह से ये इंसानी इतिहास में एक खास मोड़ है। हम पूरे लैंडस्केप को देख सकते हैं, बिछे हुए कॉस्मिक लैंडस्केप को। वक्त में कुछ बहुत शुरुआती दौर में, आज से और आने वाले कल में, वहां तारों में। अब रात के आसमान को देखने का लोगों का नजरिया बदल गया है। अब वो जानते हैं कि हर तारे के इर्द गिर्द वाकई कम से कम एक ग्रह है। ये नजरिए में उतना ही बड़ा बदलाव है जितना गैलीलियो का ये सबूत ढूंढा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बीचों बीच नहीं थी। शायद ये जानकारी की दूसरी दुनियाओं का भी वजूद है, हमें एक कर सकती हैं, एक साथ काम करने के लिए बढ़ावा दे सकती हैं। शायद हम वो नहीं हैं जो तारों तक जाएंगे, लेकिन हम जो टेलीस्कोप्स बना रहे हैं और जो हम बनाएंगे, उनकी मदद से हम वो बन सकते हैं जो उस महान सफर को शुरू करेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अक्टूबर सन 2018 में लॉन्च किया जाएगा।